नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों का और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे लाल आतंक की डेडलाइन की, जिस पर अब सियासी हेडलाइन को लेकर सुर्खियां मची हुई हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो रही है और सरकार इसे गोल्डन ईयर मान रही है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन पर अब सियासत और जमीन की हकीकत दोनों पर निगाहें टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्रीय सरकार की डेडलाइन अब नजदीक है। अब सियासत के साथ आम जनता की भी निगाहें इसी नए साल पर बड़ी सफलता का इंतजार कर रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष के तीखे तराने गंभीर आरोप लेकर तैयार हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार हर छत्तीसगढ़ दौरे में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को मिटाने का दावा दोहराया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद मोर्चे पर आर पार की कार्रवाई तेज हुई। सुरक्षा बलों के आंकड़े सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज भी उतनी ही तेज है। साल 2025 सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। अलग अलग मुठभेड़ों में 256 नक्सली ढेर किए गए, जिनमें बड़े कैडर और वरिष्ठ कमांडर भी शामिल थे, जिनमें मुख्य नक्सली नेताओं के नाम नंबाला केशव राव, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी और शीर्ष कमांडर कट्टा रामचंद्र रेड्डी, सेंट्रल कमेटी के वरिष्ठ नेता कद्री सत्यनारायण रेड्डी, सेंट्रल कमेटी में उच्च रैंक का कमांडर। इसके अलावा अन्य स्थानीय कमांडर सरवन मदकम, राजेश, बास्ती कुंजाम। इन ऑपरेशनों को नक्सल नेटवर्क कमजोर करने में ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। तो वहीं 10 सीसी और 5 सेंट्रल कमेटी के नक्सली मुख्य धारा में लौटे। 950 से ज्यादा आईईडी बरामद कर नष्ट किए गए। इनमें 664 हथियार, जिनमें 232 ऑटोमेटिक वेपन शामिल थे। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 23 जवानों की शहादत दी। नक्सल हिंसा में 46 आम नागरिकों की मौत हुई। 1562 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 884 को गिरफ्तार किया गया। पिछले 2 साल में 12 करोड़ के इनामी नक्सली ढेर किए गए। सुरक्षा स्थिति मजबूत करने के लिए साल 2025 में 52 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। 22 अबूझमाड़, 18 बीजापुर और 12 सुकमा में। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार दावा करती है कि नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ रणनीति, टेक्नोलॉजी और जमीनी पकड़ ने नक्सलवाद को कमजोर किया है। बीजेपी इसे गोल्डन ईयर मान रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसमें कहा, जहां पहले नक्सली दबदबा रखते थे, अब स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एम्बुलेंस दौड़ रही है। ये जंग आसान नहीं थी। सालों की हिंसा, सैकड़ों शहादतें और हजारों उजड़े परिवार इस लड़ाई की कीमत हैं। लेकिन इच्छा शक्ति, सख्त रणनीति और विकास के मॉडल ने नक्सलवाद की आग को ठंडा करना शुरू कर दिया है। सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प इन 2 वर्षों में न केवल छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरी देश की जनता ने देखा है कि नक्सल उन्मूलन के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है और जिस तेजी से नक्सल उन्मूलन हो रहा है, तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक बस्तर के साथ साथ पूरा देश नक्सल मुक्त होगा और इन इलाकों में खुशहाली और तरक्की आएगी, विकास के साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि आंकड़ों के पीछे जमीनी हकीकत अभी भी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्या चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? जहां नक्सली रहते थे, वहां से नक्सली हटाए गए, फिर उस जगह को उद्योगपतियों को सौंप दिया गया। बीजेपी सरकार दोहरी बातें करती है। सरकार को मूलभूत सुविधाओं पर काम करना होगा, तभी नक्सलवाद की विचारधारा का खात्मा होगा। देखिए, नक्सलवाद इस प्रदेश से खत्म हो, उसका खात्मा हो, ये हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति इस बात को चाहता है। लेकिन लक्ष्य रखना भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं। नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आदिवासियों का विकास होगा कि नहीं, वहाँ की मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाएं वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
जिस प्रकार से बार बार ये सामने बातें निकल कर आ रही है, अंबिकापुर, सरगुजा, बलरामपुर में भी नक्सली थे, वहाँ नक्सली खत्म हुए, वहाँ से हटाए गए, तो अब वहाँ जंगल कटना चालू हो गए। एक तरफ तो नक्सलवाद को खत्म करने की बात करती, नक्सलवाद एक पूरी विचारधारा है, इसको जड़ से खत्म करना है तो वहाँ की मूलभूत समस्या को सुनना होगा। वहाँ पर मूलभूत जो बातें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इन सभी चीज़ों पर, रोजगार, इन सभी चीज़ों पर सरकार को काम करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को लगेगा कि इस पर काम हो रहा है, तभी नक्सलवाद मूल रूप से खत्म हो पाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सरकार इसे सुरक्षा और विकास का मुद्दा मान रही है, जबकि विपक्ष इसे भरोसे का सवाल बता रहा है। क्या 31 मार्च 2026 की डेडलाइन वास्तव में इतिहास रचेगी या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगी? रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो लाल आतंक को पूरे देश भर से खत्म करने के लिए सरकार ने एक डेडलाइन सेट की थी। 31 मार्च 2026 को लाल आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और इस तरफ काम भी हो रहा है। हमारे जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया, हजारों की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए। लेकिन अब भी कुछ बाकी है। अब भी नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का काम चल रहा है और यही सियासी हेडलाइन भी है। विपक्ष कई सारे आरोप लगा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ को जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आप दोनों मेहमानों को सबसे पहले नववर्ष की स्वदेश परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे ही करता हूं मैं। नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, इस बात को आपके कांग्रेस के बड़े नेता भी मानते हैं, समर्थन भी करते हैं कि ठीक है, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। अब लेकिन ये जो नया एंगल आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जमीनें नक्सलवाद से छोड़ के नक्सलियों से लेकर उद्योगपतियों को दी जा रही है, ये कैसा तर्क है? जरा समझाइए हमारी जनता को। जी, सबसे पहले तो आपको, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा, अब इस बात पे बताऊं अगर मैं कि जो नक्सलियों का विषय है, आपने ठीक कहा कि 26 मार्च 2026 की जो डेडलाइन ली गई है वो उचित है। डेडलाइन, आप नक्सलवाद का सफाया करें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। पहले भी साथ दिया है आपका, जब भी आपको जरूरत पड़ी है हमने आपका साथ दिया है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं जी, जी हाँ। तो जब पहले जरूरत पड़ी है, जैसे कि जब सलवा जुड़ूम की शुरुआत हुई थी, तब डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ एक ही गाड़ी में बैठ करके हमारे नेता प्रतिपक्ष जो थे महेंद्र कर्मा जी, उनके साथ सलवा जुड़ूम का शुरुआत करने गए थे। उसके बाद हमारी सरकार रही, हमारी सरकार ने भरपूर काम किया। जितना भी नक्सलवाद के खिलाफ है, हमने अबूझमाड़ में सरकारी किट पहुंचाने के काम किए, वहां पहली बार राजस्व सर्वे कराने का काम किया। ऐसे कई काम, जैसे वनोपज खरीदने का काम किया, 70 से ऊपर वनोपज। तो ये सारे सरकार ने काम किया और आज भी सरकार जो काम कर रही है उसकी हम बधाई देते हैं। लेकिन आप जो जल जंगल जमीन का मामला कह रहे हैं, वो विषय अलग है। नक्सलवाद जहाँ खत्म हो रहा है, निश्चित ही वो जगह अब सरकार की रीच में होगी। सरकार वहां तक अपनी सुविधाएं पहुंचाएगी, स्कूल पहुंचाएगी, अस्पताल पहुंचाएगी, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन का मामला पूरे देश भर में चल रहा है, जिस तरह से सारे क्या कहते हैं निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, जो खनिज हैं, खनिज से लेकर के जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, वो निजी हाथों में दी जा रही हैं। उसी कड़ी में जैसे नंदराज पर्वत दे दिया गया छत्तीसगढ़ के अंदर में, आप देखेंगे आज तमनार का मामला हो रहा है, वहां पेड़ों की कटाई हो रही है, हददेव में पेड़ों की कटाई हो रही है। तो ये सारी चीजों के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़े रहने का काम करेगी। नक्सलवाद खत्म होने के बावजूद आप उस जगह की हनन ना कर सकें, क्योंकि जल जंगल जमीन के जो मालिक हैं वो आदिवासी ही हैं और वहाँ के लोगों को विश्वास में लिए बिना, वहाँ के लोगों की अनुमति के बिना कुछ भी कार्य वहाँ पे कराया नहीं जा सकता। उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा। तो अभिमन्यु जी, आप क्या चाह रहे हैं कि वहां पर जंगलों को ना काटा जाए, कि पेड़ों को ना काटा जाए? क्योंकि अगर बिल्डिंग बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो वहां पर विकास अगर होगा तो पेड़ों को थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा। अगर सड़क बनेगी तो भी वहां पर पेड़ों का सफाया करना जरूरी है। और सरकार तो शायद मुहिम भी चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम।
नहीं देखिए, जंगल काट करके एक पेड़ माँ के नाम लगाने का कोई मतलब नहीं है, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो पेड़ कितने सालों के बड़े हुए पेड़ रहते हैं जो काटे जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए जंगल की कटाई और जो भी वहाँ की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि जो वहाँ के लोग हैं, आदिवासी जो हैं, वो जल जंगल जमीन के असली मालिक हैं, असली हकदार हैं, हम सभी मानते हैं। तो उन लोग को विश्वास में लेकर के जो काम चाहे किया जाए। चाहे आपने देखा होगा लोहांडीगुड़ा का मामला 2006-7 में, जब टाटा की वहाँ जो भूमि अधिग्रहण की गया था टाटा की फैक्ट्री के लिए, और वहाँ पे रोजगार देने की बात की गई थी, तो वहाँ पे ऐसे लोगों के अंदर आक्रोश जागा, और उस आक्रोश से क्या हुआ कि नक्सलवादी भी वहाँ के उसमें इन्वॉल्व हो गए, उसका पूरा विरोध हुआ। हमारी जब सरकार आई तब वहाँ के जमीनों के पट्टे वापस लौटाए गए अधिकारी आदिवासियों को, जो अधिग्रहित कर ली गई थी जमीनें। तो ऐसी विवाद की स्थिति पैदा ना हो, जो भी काम हो, जो भी डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के मूल निवासी जो है आदिवासी, उनको विश्वास में लेकर के और उनकी मर्जी के बिना कुछ ना हो, ये हमारा पक्ष है। ठीक है गंधर्व जी, जो भी वहां पर डेवलपमेंट करना है आपको वहां के आदिवासी लोगों को विश्वास में लेके करना होगा। आप लोग भले ही ये मुहिम चलाइए एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन अगर जंगल साफ कर दे रहे हैं तो एक पेड़ लगाने से क्या मतलब है, क्योंकि उसके बदले में 100 पेड़ कट जा रहे हैं। कैसा विकास होगा फिर ये? देखिए सर्वप्रथम ऋषभ जी आपको नमस्कार, अभिमन्यु जी को नमस्कार, और सभी दर्शकों को अंग्रेजी बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो बात हो रही है कि नक्सलवाद की एक डेडलाइन रख करके जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने काम किया है, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और अगर बात जंगलों की है तो ये सोचने की बात है कि सौदा किसने किया, कोल ब्लॉक्स किसने आवंटित किए। आज बैठ करके बोल देना कि हम जल जंगल जमीन के संरक्षक हैं, हम इसके साथ हैं, तो ये सारी चीजें नहीं है। और फॉरेस्ट रिजर्व की जहां तक बात है तो 41.14% फॉरेस्ट एरिया आज भी छत्तीसगढ़ में है 2024 के डाटा के हिसाब से, और निरंतर वो बढ़ा हुआ है। तो इसको आप जब देखेंगे तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उसी एवज में रिप्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन की तरफ भी हम चल रहे हैं। साथ ही साथ बात इस पर भी कर लेते हैं कि नक्सलवाद की जो हमारा मुख्य विषय है, तो 2004 से 2014 तक के कैसे ये नक्सलवाद इतना उग्र रूप में हावी हो गया। क्योंकि नक्सलबाड़ी एक गांव था बंगाल में, उस समय 1967 की बात है, वहां से ये चालू हुआ जमींदारों के खिलाफ, और देखते देखते ये पूरे देश में एक रेड कॉरिडोर बन गया था। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में निरंतर एक डेडलाइन रखते हुए उस दिशा में हमारे वीर जवानों ने कार्य किया है। आप आंकड़ों को अभी मैं आप ही के चैनल में देख रहा था, जो प्रमाणित करते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ किस प्रकार से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज उस चीज को भी याद करने की आवश्यकता है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उनके गृह मंत्री जितनी आवश्यकता जवानों की थी उतने भेजते नहीं थे। उसके साथ ही साथ जब सलवा जुलूम की बात हुई तो सलवा जुलूम पर जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने उन सभी को डीआरजी बनाया, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, जिनके बदौलत आज हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें देखने की बात ये सारी चीजें आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेकर के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स, ये सारी चीज प्रोवाइड कराई 2014 के बाद से। सारी बातें बहुत सही है गंधर्व जी, आप लाल आतंक खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर एक व्यक्ति चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, दोनों यही चाहते हैं कि लाल आतंक को खत्म किया जाए। लेकिन जल जंगल जमीन पर वहां के आदिवासियों का पूरा हक है। क्या सरकार उनके हक के बारे में सोच रही है, या सिर्फ और सिर्फ आप नक्सलवाद को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए ऋषभ जी, इसमें हमने दोनों पहलुओं को देखा है। जहां नक्सलवाद की बात है तो उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडल भी दिया है। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको नियत निर्लार योजना और नक्सलवाद जो उनको मुख्य धारा में जोड़ने की हमारी नीति है उसके तहत उनको रोजगार देने का काम, या जिस स्तर के वो हथियार के साथ सरेंडर करते हैं उतना उनको एक मुश्त पहले राशि दी जाती है। तो इन सभी चीजों को देखते हो कि वहां के लोगों का विकास हो, वहां पर रोजगार उपलब्ध हो, साथ ही साथ 4000 से अधिक मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो, या नियत निर्लार योजना के माध्यम से केंद्र और प्रदेश के जितनी भी योजनाएं हैं सभी को वहां पर जो जनजाति समाज के लोग रहते हैं, चाहे अबूझा मड़िया हो चाहे मड़िया हो, सभी जनजातियों तक के हम पहुंचने का कार्य कर रहे हैं और सरकार की सारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। और जहां तक रही जंगल की बात, तो जंगल को संरक्षित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और विकास की दिशा में हम निरंतर बने रहेंगे।
तेंदुपत्ता का 5500 रुपए प्रति मानक बोरा अगर कोई दे रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार दे रही है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। अभी जगदलपुर से फिर ये रेफरल आरोप क्यों कम लग हो रहे हैं इसके लिए गद्दर वहां जी? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं। फिर ये आरोप क्यों लग देखिए रहे हैं आरोप कि लगा, आप जमीन लेकर उद्योगपतियों को दे रहे हैं? नक्सलवाद को तो खत्म आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो नक्सलियों की जमीन थी उनको आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं। अभी अभिमन्यु जी बता रहे थे कि 2006-7 में टाटा ने अधिग्रहण कर लिया, उसके पहले पॉस्को को भी देखा गया, वेदांता को भी देखा गया। तो जब ये वहां पर आवंटित करके अपने से वहां पर अधिग्रहण दे दिए और सारा चीज हुआ, तब वहां पर ये सारी चीजें, ये चीज तो ये इनका फैक्ट दिखाता है, इनकी सच्चाई को सामने लाता है। हम तो वर्तमान में जो कमिटमेंट है, अगर कोई कंपनी आ रही है, हम प्रोत्साहन के साथ साथ उन कंपनियों का भी वेलकम कर रहे हैं, पर इसमें ये कहीं भी नहीं कि वो कंपनियां आएंगी तो पेड़ काटेंगी। ये सब एक भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए, उनको जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उससे भटकाने का एक प्रयास है। और इसके लिए सरकार प्रयासरत है कि वहां के जो जनजाति लोग हैं और सभी के बीच हम पहुंच के ये बातें उन तक पहुंचाएं। और आपके चैनल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर नक्सलवादी विचारधारा का या नक्सली मेरे इस बात को सुन रहा है तो आप मुख्य धारा में आइए, सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपको मुख्य धारा में जोड़ेंगे, आत्मसमर्पण कीजिए। हम सभी चाहते हैं आप मुख्य धारा में आके देश और प्रदेश के विकास में योगदान प्रदान करें। जो पर आदिवासी अगर वहां के कहीं भी हैं इस प्रकार से गंधर्व जी, जो आदिवासी वहां के हैं उनको उनका अधिकार बकायदा मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा, वहां के युवाओं इसकी को गारंटी रोजगार सरकार मिलेगा। देती है? डीआरजी निश्चित तौर पे जो प्लान रहता है, जैसे आप देखेंगे जहां पर सारी चीजें होती हैं तो वहां के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलता है। अगर कोई निर्माण कार्य होता है तो वहां पर जो लोकल्स रह रहे हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है, वही निर्माण कार्य करते हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोकल्स की भूमिका रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और साथ ही साथ जहां पर भी हमारे एनवायरमेंट को हानि होती है उसके एवज में एफॉरेस्टेशन, और मैंने एक बार और आपके चैनल में बताया था कि इसके लिए एक फंड होता है जिसको जनरेट किया जाता है उन कंपनियों के द्वारा, ताकि जब उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो जितने भी पेड़ या जिस चीज का उपयोग हुआ है उसको वापस रिफॉरेस्टेशन किया जा सके, लैंड लेवल को वापस इक्वल किया जा सके। तो सारी दिशाओं में सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि जनता को कम से कम समस्या हो, आदिवासियों के जो हक है उसको संरक्षित किया जा सके। ठीक है अभिमन्यु जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। अब अगर कहा जाता है कि जहां सड़क होती है वहां विकास पहुंचता है, और अगर सड़क वहां पर बनाना है तो कुछ पेड़ों को काटना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलपमेंट होगा तो भी पेड़ों को काटना पड़ेगा अगर फैक्ट्री बनेगी। लेकिन अगर फैक्ट्री बनेगी तो वहां के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्कूल बनेंगे तो आदिवासियों के जो बच्चे हैं वो वहां पर पढ़ने जाएंगे। तो कुल मिलाकर विकास इसी तरीके से होगा। आप कैसा विकास चाह रहे हैं? क्योंकि सरकार तो गारंटी दे रही है नाली की सुविधा, अस्पताल की सुविधा और बाकी सब स्कूल की सुविधा, ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब तो पहुंचनी है जहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन मुख्यतः जो निजीकरण है, जैसे नंदराज पर्वत निजीकरण है, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जो इलाके हैं उसके हम खिलाफ मुख्यतः खड़े हैं। और उसके अलावा जो कह रहे थे कि वहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर के जो डेवलपमेंट करना है वो तो करना ही है, वैसे ही तो वही उसी डेवलपमेंट के हम पक्ष में भी हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के खिलाफ जाकर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप की बात अब गंधर्व जी कर ही रहे थे, 2004 से लेकर 14 तक उन्होंने बात की। तो ये भी ध्यान देना होगा कि छत्तीसगढ़ में सन 2000 में जब 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद मिला था तो 2011-12 तक के वो नक्सलवाद इतना भीषण रूप कैसे लिया, कई जिलों तक कैसे पहुंचा, कई संभागों तक के कैसे पहुंच गया। उसके बाद कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेताओं के नाम उसमें सामने आए, कभी टेरर फंडिंग को लेकर के तो कभी किसी चीज को लेकर के, पोडियम लिंगा से लेके जगत पुजारा, ऐसे कई सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार बीच में नक्सलियों के साथ साठगांठ, इनके यहाँ पर्ची मिला करती थी नक्सली चंदे की। तो ये सारी चीजें रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुई है, इसको भूलना नहीं चाहिए जो है भारतीय जनता पार्टी को भी। हमने उसके बाद जो 5 साल चलाया, अभी आप 2 साल में आपकी नक्सल में जो नीति है हम उसकी तारीफ करते हैं। हमने कभी उसकी ऐसा नहीं कहा कि ये गलत है या कुछ है, बिल्कुल नक्सलवाद के आपकी डेडलाइन का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन आपके नेता तो सवाल उठाते थे जब कार्रवाई होती थी। करेगुट्टा में जब कार्रवाई हुई थी, हमारे नेता नहीं उठाते थे। भूपेश बघेल ने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाया था कि चेक कर लिया जाए कि जो मारे गए हैं वो वाकई नक्सली हैं या आदिवासी हैं। देखिए सवाल सबसे पहले वहाँ के ग्रामीणों ने उठाया था। उनका ये कहना था कि वे लोग खेत में काम करने गए थे, कोई नक्सली पोशाक में नहीं थे, कोई ड्रेस में नहीं थे, वो लोग ग्रामीण हैं, वो लोग नक्सली नहीं है, ये बताया गया था। तो उस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाने का काम किया था।
तो इस मुद्दे को उठाने के लिए, जनता के मुद्दे को उठाने के लिए तो कांग्रेस प्रतिबद्ध है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसके अलावा जहां तक नक्सली शासने की बात है, हम तो ये बिल्कुल मानते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, हमारे देखिए हमने तो अपने नेताओं की एक शीर्ष श्रेणी जो है वो नक्सलवाद के हाथों खोई है। अब ये लोग कहते थे कि उसमें पीछे हिड़मा का हाथ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय कहती थी, अभी उसमें वो मारा गया। उसके बाद अभी तक की हालांकि उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है, जो भी उसमें पीछे दोषी थे वो लोग सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नक्सलवाद के हाथों हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया है, तो जिस दिन भी नक्सलवाद खत्म होगा उस दिन सबसे ज्यादा खुशी तो हमें ही होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, और किसी को नहीं हो सकती उससे ज्यादा खुशी। तो यही चीज है कि नक्सलवाद पे काम करना चाहिए, और कर भी जो सरकार, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो निजीकरण होगा, अगर वहां पर आदिवासियों के खिलाफ जाकर के जैसे कि डंडे मारे जा रहे हैं अभी हसदेव में, आपने बताया, गंधर्व जी कह रहे थे कि हसदेव का मामला ऐसा है कि कांग्रेस सरकार ने अलाउ किया, तो ऐसा नहीं है। उसके जो बातचीत थी वो बहुत पहले से चल रही थी। हालांकि कांग्रेस सरकार को वहां का जब लोकल विरोध पता चला, तब यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री ने उनको लेटर लिखा था केंद्र सरकार को कि ये कटाई रोक दी जाए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी तक कि उसका सरकार जाने के बाद, यहाँ तक कि जब इनकी शपथ ग्रहण तक नहीं हुआ था और वहाँ कटाई शुरू हो गई थी, जबकि कांग्रेस सरकार रहते तक के वहाँ एक पेड़ हमने कटने नहीं दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी को याद रखनी चाहिए। आज हसदेव भी देख रहा है, तमनार को भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, और आगे बस्तर का भी ये हाल ना हो, इसके लिए जनता भी और आदिवासी समाज भी और कांग्रेस पार्टी भी जो है प्रतिबद्ध है कि आगे जो जल जंगल जमीन है उसकी हम रक्षा कर सकें, और उनके जो असली मालिक है आदिवासी, उनके इच्छा के बिना उसको किसी को निजी हाथों में ना दिया जा सके। जी ठीक है, आप कुल मिला के आदिवासियों के साथ हैं। अगर आदिवासियों का विकास होता है तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आदिवासियों का हक ना छीना जाए। गंधर्व जी, निश्चित लास्ट कमेंट। देखिए, हम आदिवासियों के साथ हैं और आदिवासियों का ही जंगल में राज होगा, कानून के साथ साथ, और हम इसमें ये भी प्रतिबद्ध हैं और इसमें संकल्पित हैं कि नक्सलियों और उनके राजनीतिक संरक्षकों का कहीं भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। इन्होंने कई लोगों का नाम लिया, जब झीरम घाटी का हमला हुआ तो वो वीडियो सभी ने देखा है, किस प्रकार इनके पूर्व मंत्री से वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे किसी से कुछ मत बोलना, कहीं कोई बाइट मत देना। पूर्व मुख्यमंत्री बार बार जेब में लेकर के सबूत घूमते थे, वो सबूत कहाँ गए, वो सारी चीजें कहाँ गई, सरकार जाने के बाद सब लापता हो गया। एनआईए जांच कर रही थी, सरकार आने के बाद हमने तो एसआईटी बनाई थी, उसको रोकने का काम तो धर्मलाल कौशिक जी ने किया। मैं बीच में नहीं बोला, नहीं अपने पास मेरा सवाल है, इसके बाद सवाल लेंगे नहीं, इसके बाद सवाल लेंगे नहीं ना गंधर्व भाई। पूछिए जी। मैं वही कहा, धर्मलाल कौशिक जी ने स्टे लगाया, जांच क्यों नहीं होनी थी? देखिए, आप एनआईए की जब जांच थी, एनआईए उसमें एक तर्क में पहुंच गया था। उस समय जो जस्टिस थे उन्होंने सारी चीजों को जब रख लिया था, तो एनआईए की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई? एनआईए की रिपोर्ट अभी भी आप दबा के रखे हुए हैं। आपकी सरकार, एनआईए की रिपोर्ट कहाँ है? सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री जी ने एनआईए की रिपोर्ट कहाँ है? आप बताइए, अभी 2 साल आप हो गए, चलिए आप निकाल दीजिए। करके रिपोर्ट घूम रहे थे, हमने तो हिडमा का एनकाउंटर किया, आपको धन्यवाद। आप बुलवाइए ना, आप बोल रहे हैं ना एनआईए के पास है, आप बुलवाइए, एनआईए के पास आप सबूत देंगे। भूपेश बघेल जी को बुलवा लीजिए, एनआईए के पास सबूत देंगे आपको। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो लोग खत्म करने के पीछे थे, उनका एनकाउंटर करके समाप्त किए हमारे वीर जवान, हमारी सरकार और प्रतिबद्धता के साथ। तो आपके तो वहाँ के मास्टरमाइंड बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं हिडमा मास्टरमाइंड है, कभी कहते हैं कोई और मास्टरमाइंड था। आपकी रिपोर्ट जारी कीजिए ना, एनआईए की रिपोर्ट क्यों जारी करते हैं आप लोग? तो बोल देते हैं तो आदिवासी है, इसको तो आप एनआईए की रिपोर्ट जारी कर दीजिए, एनआईए की रिपोर्ट जारी कर दीजिए, एनआईए बुला ले, भूपेश बघेल जी को बुला ले। लेकिन डेडलाइन के चलते ये नक्सलवाद वाकई खत्म होगा या नहीं, और विपक्ष के जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई है, आने वाला वक्त बताएगा। गंधर्व जी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे लाल आतंक की डेडलाइन की, जो कि डेडलाइन है 31 मार्च 2026। और इससे पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ जो नक्सलियों की जमीन है वो सरकार उद्योगपतियों को देना चाहती है, अलग फायदा देख रही है। अब इसका क्या असर होगा, ये आरोप कितने बेबुनियाद हैं या कितनी इनमें सच्चाई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।